ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लक्ष्य और उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के साथ पत्रकार निर्भय कुमार की विशेष बातचीत। हाल के वर्षों में बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं। इन सभी नीतिगत सुधारों के पीछे जिस एक शख्स का नाम लिया जाता है वो है ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। भारत द्वारा बिजली क्षेत्र में किए गए सुधारों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी है। भारत की गिनती अब बिजली की कमी वाले देशों में नहीं होती। देखा जाए तो सुधार की दिशा में यह बेहद अहम पड़ाव है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह सब कैसे संभव हुआ और आपके मंत्रालय ने आगे क्या नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। कोई चीज संभव करना डिटर्मिनेशन पर होता है, इच्छा शक्ति पर। तो हम लोग की सरकार में, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में वो इच्छा शक्ति है और इसीलिए ये संभव हुआ। जिस समय की यह सरकार आई उस समय सोचिए आप 2014 में सरकार आई, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, हम लोग आए और उस समय देश के हजारों गांव ऐसे थे जहां के लोगों ने बिजली नहीं देखा था। लाखों मजरे टोले ऐसे थे जहां के लोगों ने बिजली नहीं देखा। करोड़ों घर ऐसे थे जहां के लोगों ने बिजली नहीं देखा। तो पहला टारगेट तो प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को दिया कि साहब हर गांव को कनेक्ट कर दीजिए। 1000 दिन का टारगेट दिया। हम लोगों ने उसको 987 दिन में कर दिया। जो टारगेट डेट था उसे 13 दिन पहले हमने कर दिया, हर गांव और हर मजरा। उसके बाद फिर सरकार ने तय किया कि हर घर को कनेक्ट कर दिया। तो हमने कर दिया। करीब 2 करोड़ 90 लाख घरों को हमने विद्युत से कनेक्ट कर दिया। हमने हर राज्य से सर्टिफिकेट लिखा के लिया 2-2 बार कि आपके यहाँ कोई ऐसा घर नहीं है जिसको कि बिजली का कनेक्शन नहीं है, ये सर्टिफिकेट दिए। उस समय जिस समय की योजना हमने प्रारंभ किया उस समय का हमने सर्टिफिकेट लिया कि हर घर कनेक्टेड हो गया। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने निकाला पब्लिकेशन कि साहब देखिए इतना बड़ा ये बिजली विद्युत कनेक्शन देने का प्रोग्राम, एनर्जी एक्सेस का प्रोग्राम दुनिया में बिजली के क्षेत्र में कभी नहीं हुआ इतनी जल्दी। ये 2 करोड़ 90 लाख घरों को हम लोगों ने 19 महीना में कनेक्ट किया। 19 महीना एक तो ये कर दिया हमने। बिजली हमने कनेक्शन हर जगह पहुंचा दी, 100% एक्सेस। अभी भी हमारा कहना है कि उस समय अगर कोई घर था जबकि हमने योजना शुरू किया, घर तो बनते ही रहते, लेकिन उस समय जो घर थे नहीं कनेक्ट अगर अभी भी हुआ तो अभी भी कर दीजिए, पैसा हमसे ले लीजिए, एकदम गारंटी। दूसरा था बिजली की उपलब्ध। अभी आप ये सोचिए कि हम लोग का देश आजादी के 68 साल बाद एकदम घंटों घंटों तक ये लोड शेडिंग होता था, बिजली गुल, लोग इसे आदी हो गए थे। जगह जगह जनरेटर, आप चले जाइए खान मार्केट, जनरेटर फलाना जगह जनरेटर के धुआं से ये आंख में पानी। हमने बंद कर दिया, आज आपको जनरेटर नजर नहीं आएगा। हम लोगों ने क्या किया कि करीब करीब 1,80,000 मेगावाट हमने उत्पादन क्षमता जोड़ी, विद्युत उत्पादन क्षमता। आज हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता हो गई 4,21,000 में, जबकि हमारा मैक्सिमम डिमांड है 2,23,000 में। हम अब बिजली एक्सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश को, नेपाल को बिजली एक्सपोर्ट करते हैं, श्रीलंका को भी करेंगे, अब कनेक्शन हो रहा है। ये हमने स्थिति ला दी। और ये बिजली सिर्फ पैदा करना नहीं था, उसको पहुंचाना था। इसके लिए हमने ट्रांसमिशन लाइन्स का जाल बिछाया। पूरे देश को हमने एक ग्रिड से जोड़ दिया, 1 कंट्री 1 ग्रिड। और करीब 1,90,000 सर्किट किलोमीटर लाइन बिछाए होंगे। अब हम देश के एक कोना से दूसरे कोना तक 1,20,000 मेगावाट हम ट्रांसफर कर सकते। ये स्थिति हमने कर दिया। तो अब कहीं पर बिजली की कमी होने का सवाल नहीं। अब था क्या कि राज्यों में जो वितरण व्यवस्था थी वो सरमराई हुई थी, वो अपना वितरण व्यवस्था को मेंटेन नहीं करते थे। हम लोगों ने 2,10,000 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की राज्य सरकारों के लिए, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को हमने एकदम बिल्कुल रिवैम्प कर दिया। करीब 2,980 नए सबस्टेशन हमने बनाए। 4,000 सब स्टेशन का हमने उत्क्रमण किया। करीब 8.25 लाख सर्किट किलोमीटर HT लाइन, LT लाइन हमने बिछाए। करीब 7.25 लाख नया ट्रांसफार्मर्स दिया। कुल मिलाकर के हमने वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया। इन सब कारणों से पहले गांव में औसत उपलब्धता रहती 12 घंटे, आज गांव में औसत उपलब्धता कितना है? करीब 22 घंटे। शहर में औसत उपलब्धता है पूरे देश में करीब 23.5 घंटे। पूरे देश ये है 24 घंटा तक हमने ला दिया। जनरेटर को हमने इतिहास कर दिया और हमने ये कानून बनाया कि 24 घंटा बिजली आपका अधिकार है नागरिक का। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लोड शेडिंग करता है तो आपको वो कॉम्पनसेशन देगा, और ये नहीं देता है तो आप कंप्लेंट करिए, उसका हमने नियम बना, ये हमने कर दिया। उसके बाद फिर दूसरा हमने किया कि इस सिस्टम को वायबल कर दिया। पहले क्या था कि एकदम बिल्कुल सिस्टम चरमराई हुई इसलिए थी क्योंकि अब ये राज्य सरकारें थी, वो अपना सब्सिडी अनाउंस कर दिया, उसका पैसा दे नहीं, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन का चोरियां बहुत होती थी, लॉसेज बहुत थे। तो हमने क्या किया कि एक तो AT&C लॉस को कम किया, करीब 22.5% थे, उसको घटा करके हमने करीब 16.5% पर ला दिया।
6% कम किया। तो हमने AT&C लॉस कम कर दिया। जो ACS ARR गैप था, मतलब कि जो एवरेज रेवेन्यू रियलाइज बनस्पति जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई है, वो पहले 68 पैसे था, उसको घटा के हमने 15 पैसे पर कर दिया। तो होता क्या था कि अब सब्सिडी अनाउंस कर दिया, सब्सिडी पेमेंट नहीं करा सकता, हमने उसका नियम बना दिया कि आप सब्सिडी पेमेंट करें। टैरिफ रेगुलर हो, अप टू डेट हो, इसका नियम हमने बना दिया। हमने ये कह दिया कि आपके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो पे नहीं करते हैं, वो पे करें। तो कुल मिलाकर के हमने सिस्टम को टाइट कर दिया। तो अब ये हो गया। अब ये कोई बिजली लिया, उसका पेमेंट नहीं किया तो ऑटोमेटिक बिजली कट हो जाए, इसका व्यवस्था हमने कर दिया। अब कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो बिजली ली, आप पेमेंट नहीं किए तो उसका बिजली कट हो जाएगा, वो एक्सचेंज से बिजली ले पाएगा। तो ये व्यवस्था हमने कर दिया। तो उसका नतीजा यह हुआ कि आज ये जनरेटिंग, कोई जनरेटर अगर बिजली सप्लाई किया होता उसका कोई बकाया नहीं, करंट बिल ऑल पेड। पुराना बकाया था 1,35,000 करोड़, उसको घटा के 68,000 पर कर दिया। ये एकदम बिल्कुल वायबल हो गया। अब ये जितने बिजली कंपनी है उनके शेयर ऊपर भाग रहे हैं और भागेंगे क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल हो जा रहा है। तो बदल दिया हमने साथ। उसके बाद फिर हमने इसका एनर्जी ट्रांजिशन कर दिया। ये भी अब ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि नॉन फॉसिल तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी करें। उसमें हमारी गति सबसे अधिक। कुछ राज्य ऐसे लोगों को भी फ्री बिजली दे रहे हैं जो मध्यम या उच्च आय वर्ग से हैं। यह सिस्टम आपको लगता है कितना टिकाऊ है? जहां तक कि बिजली विभाग का सवाल है, हमारा सवाल, उसमें तो हमने व्यवस्था कर दिया। ये लोग करते क्या थे कि अनाउंस कर दिया कि फ्री बिजली, तो उसका पैसा, बिजली तो फ्री है नहीं, कोयला में पैसा लगता है। जो काम करता है बिजली बनाने के पावर प्लांट में, उसको वेतन देना है, बिजली फ्री कहां से हो जाएगी? ट्रांसमिशन सिस्टम का पैसा लगता है, किसी को तो पे करना होगा। अगर आप चाहते कि उपभोक्ता भुगतान नहीं करे, आप भुगतान कर दीजिए। आप अपने पॉकेट से तो करिएगा नहीं, आप तो अपने बजट से कीजिएगा, तो उसे कर दीजिए। बजट मतलब कि टैक्स पेयर का पैसा, करदाता का पैसा, मतलब जनता की पैसा, अपने पॉकेट से नहीं दे रहा है। पहली बात ये समझना, जो अनाउंस करता है कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, वो अपने पॉकेट से थोड़े दे रहा है। वो कह रहा है फ्री देंगे, मतलब कि वो थोड़े अपने पॉकेट से पैसा दे रहा है। वो आप जो कर देते हैं, जो बजट का हिस्सा है, उसी से देता है। अच्छा, उसमें भी क्या स्थिति है कि अब इनके पास पैसा नहीं है, तो क्या करते हैं कि ऋण लेकर के उसको देते हैं, ऋण लेके दे रहे हैं। तो अब जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उस ऋण का भुगतान उनको करना पड़ेगा, ऋण का तो भुगतान करना होगा। तो अब ऋण के भुगतान में पैसा चला जाएगा, तो उसके बाद आगे आने वाले समय में रोड को मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं रहेगा राज्यों के पास, जो राज्य ऐसा कर रहे हैं। हेल्थ सिस्टम, अस्पताल को मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं रहेगा, शिक्षक को वेतन देने के लिए पैसा नहीं रहेगा, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं रहेगा। हमने बिजली विभाग को व्यवस्था कर दिया है, भुगतान नहीं किया बिजली का तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो भुगतान तो हो रहा है। देश में व्यावसायिक उपयोग के लिए बिजली की दरें काफी अधिक है, ऐसा इंडस्ट्री के लोग बताते हैं। क्या टैरिफ में कटौती की गुंजाइश है आने वाले समय में? अगर हो सकता है तो कितना? उद्योग के लिए, व्यवसाय के लिए बिजली का दर ज्यादा है। उसका कारण ये है कि ये लोग अपना पॉलिटिक्स के चलते क्या करते हैं कि जो असल में कुछ लोगों को बहुत सस्ते दाम पर बिजली दे रहे हैं, ठीक है, आप सब्सिडी दे दीजिए, वो नहीं, तो उसका जो बोझ है वो लाद देते हैं इंडस्ट्री पर। उसका नतीजा यह होता है कि जो उद्योग है वो उद्योग वायबल नहीं रहता है, तो उसका उद्योग चलता नहीं है। तो उद्योगीकरण अगर नहीं हो रहा है, और तो औद्योगिकरण नहीं होगा तो नौकरियां कहां से आवेगी, अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, इसकी भी सोच उनको नहीं है। टैरिफ पॉलिसी में, नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2016 में निकला, जो कंपल्सरी है, उसमें है कि क्रॉस सब्सिडी को क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। मतलब कि किसी को आपको कम दर पर बिजली देना है, ज्यादा पैसा ले लीजिए किसी और से। तो पॉलिसी कहता है कि 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी को आप 20% जितना बिजली पहुंचाने का पैसा लगता है, उससे 20% से ज्यादा आप नहीं ले सकते, टैरिफ पॉलिसी करते। लेकिन लोग वायलेट कर रहे थे, उसका भी हमने नियम बना दिया। ये साहब जो है 20% लिमिट तय किया हुआ है, उसी पर आप रहिए, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। देश में रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ रही है और अब देश में कुल बिजली उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 43% के आसपास है। मौजूदा स्पीड से ऐसा लगता है कि जो टारगेट 2030 में अचीव करनी थी, वो शायद हम उससे पहले ही अचीव कर लेंगे। आप इसके लिए कितने आशान्वित हैं? पहला टारगेट हम लोगों ने तय किया कि 2030 तक हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता का 40% होगा नॉन फॉसिल, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होता है। सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, सबसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, कोई एमिशन नहीं होता, तो उससे होगा 40%। तो ये लक्ष्य हमने हासिल कर लिया 9 साल पहले, 2021 में। आज हमारी उत्पादन क्षमता का 43.5% नॉन फॉसिल है ऑलरेडी। उसके बाद फिर ग्लासगो में 26 में हमने कहा कि 2030 तक हमारी उत्पादन क्षमता का 50% होगा नॉन फॉसिल। उसको भी हम क्रॉस कर जाएंगे। 43.5% पर है। 88,000 मेगावाट अभी मेरा स्थापनाधीन है। 1,86,000 मेगावाट तो है, 88,000 मेगावाट स्थापनाधीन है।
तो हम 50% का लक्ष्य बहुत पहले पार कर जाएंगे। बल्कि हमारा अनुमान है कि 2030 तक 65% हमारी उत्पादन क्षमता का रिन्यूएबल्स होगा। लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार का काफी फोकस रहा है। हम जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग या बैटरी स्टोरेज के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता हुई है, वो कितनी हुई है? उसमें देखिए ऑलरेडी हमारा जो मेड इन इंडिया का कैपेसिटी है करीब 28,000 मेगावाट हो गया है मॉड्यूल्स का। ये विंड एनर्जी में तो जो इक्विपमेंट है हम यहाँ बनाते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। सोलर में भी यही हाल हो जाएगा। हमारा अभी निर्माणाधीन PLI 2 PLI लाए हम, तो उसके अंतर्गत करीब 48,000 मेगावाट का ऑर्डर क्षमता लगने वाला है। कुल मिलाकर के हम 2030 तक हमको लगता है कि करीब 1 लाख मेगावाट का हमारा उत्पादन क्षमता हो जाएगा। तो हमारी आवश्यकता भी पूर्ति होगी और हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। ये हमारा ऑन ट्रैक है। PLI में सक्सेसफुल रहा तो यहीं पर मेड इन इंडिया होगा करते हुए ये 28,000 के अलावे 48,000 होगा जो पॉलीसिलिकॉन सेल्स एंड मॉड्यूल्स बनेगा, और 24,000 मेगावाट का तो पॉलीसिलिकॉन से बनेगा, यानी कि एकदम रॉ मटेरियल। पहले काफी चर्चा थी पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एक इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड बनेगा। यह योजना कैसी चल रही है, क्या प्रगति है उस पर? श्रीलंका से हमारी बातचीत हो गई है इंटरकनेक्शन के लिए। बांग्लादेश हम ऑलरेडी कनेक्टेड है। सिंगापुर से बात हुई है इंटरकनेक्शन के लिए। UAE से बात हुई, यूनाइटेड एमिरेट्स से बात हुई है, सऊदी अरेबिया से बात हुई है। ये सब लोग मोटा मोटी अब हम लोग ने तय कर लिया है इंटरकनेक्शन के लिए। अब उसका जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चल रहा है, कैबिनेट अप्रूवल है। वैश्विक ऊर्जा ट्रांजिशन के लिए G20 की क्या कार्य योजना होनी चाहिए? देखिए सभी ऊर्जा मंत्री जो G20 के हम लोग मिले थे गोवा में, तो हम लोगों ने तय किया 3-4 चीज। एक तो हम लोगों ने तय किया कि पहले तो एक्सेस, मतलब कि अभी भी हमने तो यूनिवर्सल एक्सेस कर दिया, अपने हर घर को कनेक्ट कर दिया। दुनिया में अभी भी करीब 731 मिलियन लोग हैं जिनको कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस नहीं, उनका एक्सेस होना चाहिए। दूसरा जो एनर्जी ट्रांजिशन है, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हम लोगों ने कहा सभी G20 कंट्रीज ने कि जो रिन्यूएबल एनर्जी को लगाने की गति है उसको बढ़ाया जाए। हम तो काफी तेज गति से कर रहे हैं, लेकिन और देश भी और गति से करें। हम तो लीडर हैं, हमारे जितना तेज गति से शायद ही कोई देश कर रहा होगा। दूसरा तय हुआ कि एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जो रिन्यूएबल्स की ओर जाना है, नॉन फॉसिल की ओर जाना है, उसके लिए जो डेवलपिंग देश है, इंडिया को तो जरूरत नहीं क्योंकि हमको तो इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, ये जो क्षमता लगा है हमको इन्वेस्टमेंट आ जाए। लेकिन दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विशेष तौर पर अफ्रीका में, उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा, तो उनको टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए और फाइनेंस उपलब्ध करना चाहिए। ये तय। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हम लोगों ने तय किया कि साहब ये देखिए एक ग्रीन हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड्स हम लोग को बनाना चाहिए जो कि पूरा दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड हो, और जो ये ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेड है फ्री एंड ओपन होना चाहिए। पिछले 1-2 सालों में ऐसा देखा गया कि कोयले की शॉर्टेज होने की वजह से एक पावर सेक्टर में क्राइसिस जैसी स्थिति हो सकती थी। इस बार खैर ऐसा नहीं हुआ, बट पिछली बार लगा था कि शायद क्राइसिस हो। तो इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या तैयारी की है? कोल का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन हमारा जो डिमांड है पावर का उससे ज्यादा तेजी से बढ़ा है। तो प्रति महीने जितना हमको डोमेस्टिक कोल आता है और जितना हम इस्तेमाल करते हैं उसमें गैप था करीब 3 से 4 मिलियन टन प्रति महीने पर मंथ, यानी कि उतना कम होता था। तो वर्षों से ये दशकों से चला आ रहा है कि इंपोर्ट कुछ कोल कर करके उसको ब्लेंड करके इस्तेमाल करते थे। तो हम लोग ये कर रहे थे, लेकिन बीच में फिर लगा कि नहीं डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हमने कहा कम करो। तो उसको हमने कम किया तो दिखा कि नहीं उससे काम चलेगा नहीं। तो हमने कहा कि नहीं साहब, जैसे पहले करते थे 2009 से चला आ रहा है कि आप इंपोर्ट करके ब्लेंडिंग करते वो करते रहिए। तो शॉर्टेज हमने कभी नहीं होने दिया, इंपोर्ट करके ब्लेंड किया। करीब हमको लगता है कि 41-42 मिलियन टन हमने इंपोर्ट करके ब्लेंड किया। तो आज भी हमारा जो स्टॉक है करीब 32 मिलियन टन है। एक चीज आप ये देखिए कि कोरोना अगर हुआ, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ, उसके बाद अधिकतर विकसित देशों में ऊर्जा की दिक्कत हो गई और ऊर्जा का दाम बहुत बढ़ गया। हमारे यहाँ हमने उसको लेवल रखा, ऊर्जा को न दिक्कत होने दिया न दाम बढ़ने दिया। आकाशवाणी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लक्ष्य और उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के साथ पत्रकार निर्भय कुमार की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में
अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।